अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और इतनी बारिश भी हो सकती है, किसने सोचा था। 577 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वी वर कमिंग इनटू द शो और हम ये सोच रहे थे और हम ऑब्वियसली अपने आप को भी अपडेट कर रहे थे कि आपको भी बताना होता है। आई हैड टू लुक ट्वाइस और थ्राइस टू सी कि वाकई ये फिगर सही है कि नहीं। ये सही है फिगर। दैट्स अ लॉट ऑफ रेन। और इन्होंने तो इनकार भी कर दिया था कि मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगी, मैं अनाउंस भी नहीं करूंगी, तुम ही अपनी जिम्मेदारी पे बताओ कि 577 मिलीमीटर, जो कि ठीक मतलब इट्स अ लॉट ऑफ वाटर, इट्स अ लॉट ऑफ बारिश। मतलब 577 जहां हो जाए, इट्स नॉट नॉर्मल। लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। गुजरात में शहर ऑब्वियसली इस वक्त सबमर्ज्ड है, हर जगह पानी है, नजर आ रहा है। बरसाती नाले बिफर गए हैं, कई देहात डूब गए हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा है, शहरी इलाकों में पानी खड़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट जेल और अहाता सेशन कोर्ट में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। कैदियों को शिफ्ट करना पड़ा है वहां से। जी बिल्कुल, जेल से मुंतकिल करना पड़ा है। और फिर ऑब्वियसली नीडलेस टू से स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब कुछ बंद हो गए वहां। मतलब कौन निकल पाएगा, आप खुद ही देख लें। सो गुजरावाला से मशीनरी, इक्विपमेंट सब भिजवाया जा रहा है। 2 मंजिला इमारत थी ये, इसकी बुनियाद कमजोर हुई, ये बिल्डिंग जमी बोस हो गई, गिर गई पूरी। ज़ाहिर है if the building, if a structure is submerged in this much water, तो अगर पहले ही कहीं नुकसान हुआ है तो ज़ाहिर है वो उसको एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। कभी कभार मुझे ये सवाल आता है, मतलब if it is submerged in this much water for a while, for a few days, तो फिर तो गिरना नहीं चाहिए। मतलब गिरना चाहिए, लेकिन this water is not going to stay there forever। बुनियादों को नुकसान पहुंचता है, बुनियादों को। आप देखिए कि अगर आपने कभी देखा होगा घरों के साइड में जो गली होती है ना, अगर साइड से पानी उस पे मरता रहे ना, वो गली का फर्श जो नीचे बैठ जाता है बाकी घर से। हाँ, ये होता है ना। यू मस्ट हैव सीन दैट गैप। एंड ऑल्सो अगर आप इधर भी देखें तो इसके इर्द गिर्द भी कोई बाकी बिल्ड स्ट्रक्चर्स तो खड़े हैं सारे। तो आई गेस इसी की कंस्ट्रक्शन में कोई फॉल्ट होगा। अदरवाइज नेचुरली इसी पानी को बाकी बिल्डिंग्स विथस्टैंड भी तो कर ही रही है ना। लेकिन जी बारिश बहुत हुई है। नीडलेस टू से दिस इज अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ बारिश एंड रेन एंड निज़ाम ज़िंदगी नेचुरली मफलूज है। स्कूल, कॉलेज, कारोबार सभी बंद हैं। अच्छा, अब बाज़ मकामात पे जितनी बारिश हुई है उतना पानी नहीं नज़र आ रहा। बाज़ मकामात पे बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन हम अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे कि व्हाट इज़ द ओवरऑल सूरत हाल ऑफ द सिटी सेंटर एज वेल। फिर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, सराउंडिंग्स एरिया हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, उनकी क्या अपडेट है। नाज़ अब्दुल्ला, जो भी आपने बात की है कि बहुत सी जगहों पे पानी नहीं होता, इट मेक्स यू वंडर कि वहाँ ड्रेनेज वगैरह बेहतर होती होगी। बहुत सी जगहों पे अगर मोटरसाइकिल का आधा टायर पानी में है डूबा हुआ और 577 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो फिर इसका मतलब है कि पानी कहीं ना कहीं से निकल भी रहा है। डेफिनेटली ऐसा ही है। सो हम इस पे आगे चलकर सर्टनली बात करेंगे। अभी हम सैलाब की सूरत हाल मालूम करेंगे। ये वो पानी है जो आसमान से बरस रहा है, और एक वो पानी है जो हमारे दरियाओं में पीछे से आ रहा है। जाहिर है पीछे से एक बड़ा सैलाबी रेला आता है। हमारे ओवरफ्लो भी तो हो रहा है बारिशों की वजह से, हमारे दरिया ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं और मुख्तलिफ मकामात पे सैलाब की सूरत हाल है अक्रॉस द कंट्री। में कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा से लेकर अभी सिंध पहुँचना है। इस सैलाबी पानी ने बहुत से पंजाब का हिस्से जो हैं वो इसके ज़ेरे असर हैं या ज़ेरे पानी आ चुके हैं। अच्छा, बहुत बाय द वे सिंध में पानी ने पहुँचना है। ये आज वो एक एरिया है जहाँ से चला जाएगा पानी, तो फिर पता चलेगा कि हाउ मच वाटर शुड सिंध एक्सपेक्ट। लेकिन सिंध को बहुत टाइम मिला। जी बिल्कुल, सिंध को बहुत टाइम मिला टू प्रिपेयर फॉर इट। सो वी आर होपिंग कि बहुत अच्छी प्रिपरेशंस होंगी और बहुत बेहतर तैयारी होगी। इमरान चौधरी मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे और हम उनसे मालूम करेंगे सर्टनली। साथ ही साथ राना अंसर भी हमारे साथ होंगे गुजरात से। लेकिन ओवरऑल एक बता दें आपको सूरत हाल क्या बनी है गुज़श्ता 24 घंटों की लेटेस्ट। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। डेथ टोल है 46। सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पंजाब में सैलाब से 3,944 मौजा मुतासिर हुए हैं। रिलीफ कैंप्स में 25 से 30 हज़ार लोग मौजूद हैं। 14,96,000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बीच में क्योंकि हम मवेशियों की, जानवरों का बहुत जिक्र कर रहे हैं, 10 लाख ह्यूज फिगर है। इससे ज़ायद जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। और डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली खाटिया का कहना है कि सदनाई के मकाम पर रावी का पानी चनाब में जाने के बजाय वापस आ रहा है, और जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा उस वक्त तक रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं होगा। ये देखिए कि एक दरिया का पानी जो नेचुरली उस दूसरे दरिया में शामिल होता है, रावी का पानी चनाब में,
अब आप ये देखिए कि ट्रेन का जो ब्रिज होता है, अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो ट्रेन पे सफ़र करने का, तो ये बहुत ठीक ठाक ऊंचाई पे होता है, अच्छी हाइट होती है, लेकिन ये पानी इतना ऊपर आ गया है कि ये ठाठे मारता हुआ समंदर लग रहा है इस वक्त। अच्छा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट आई आस्क यू, अब्दुल्ला, ट्रेन सर्विस तो अभी चल रही है कि उसको भी रोका हुआ है? इन मकामात पे तो जाहिर है नहीं चल रही होगी। स्केरी, दिस इज डेंजरस। ऑलरेडी हमारा रेल रोड स्ट्रक्चर जो है, आपको पता है कि वो इतना, इट्स नॉट लाइक वर्ल्ड क्लास और एनीथिंग, एंड अ लॉट नीड्स टू बी डन ऑन दैट। और अब उसमें पानी भी ऐड कर लें तो डर लगता है ना कि इसकी भी बुनियादें कहीं हिल ना गई हो। जब हम तारीख पढ़ते हैं और पर्टिकुलरली लाहौर की तारीख को अगर पढ़ा जाए या किसी को इंटरेस्ट हो, तो लाहौर में दरियाए रावी जो है इसको तारीखदान लिखते हैं कि समंदर जैसा इसका जाहू जलाल था और ये इतना वसी व अरीज था और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट था। और यहाँ पे जहाज साजी की बकायदा एक सनत कायम थी। यानी शिपिंग की। यानी आप मतलब आप बता रहे हैं तो उस दरिया का होगा मैग्नीट्यूड देखिए। लेकिन उस दरिया को हमने, जो एटलीस्ट लाहौर में है, उसको हमने खुश्क भी देखा है, खुश्क ही देखा है, तो लिहाजा आप ये सोचना कि इसमें कभी शिप्स वगैरह और बहरी जहाज भी होते होंगे, इट्स हार्ड टू इमेजिन, बिकॉज हमारे हिस्से में तो हमने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम उसको खुश्क देखा है। हमने तो देखा ही है, जाहिर है, लेकिन ये बहुत 1400 और 1500 की बात हो रही है, 14वीं सदी 15वीं सदी की, जाहिर है। अच्छा, अब आपको बता दें कि जी कल भी बारिश जी हुई और अभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशें जारी रहने का इम्कान भी है। कौमी इदारे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि मानसून का नवा स्पेल अगले 24 से 48 घंटों तक मजीद जारी रहेगा। आपको पता है ना, 9th स्पेल चल रहा है और इस दौरान मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में मजीद बारिशों का सिलसिला भी जारी रहेगा। NDMA के मुताबिक नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर में पिछले 24 घंटों में शदीद बारिशें हुई हैं, जो कि नेचुरली ये तो इतने हम सारे कनेक्टेड हैं कि किसी का कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त पता चल ही जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स देयर सोशल मीडिया, वहाँ भी पता चल जाता है। तो ये अगले 24 घंटों में शदीद बारिशें रहेंगी भी शायद। और 6 सितंबर से मुल्क के जनूबी इलाकों बशमूल जनूबी पंजाब में, जनूबी सिंध में शदीद बारिशों का इम्कान है। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम 6 सितंबर। हाँ जी, भारतीय हाई कमीशन की पाकिस्तान को सैलाब से मुताल्लिक वार्निंग्स के बाद वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट भी, आपको पता ही है, जारी किया है। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में हरी के ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे और दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला भी दी गई है। दरियाए चनाब में हेड मराला, हेड खान की पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हेड सदनाई और दरियाए सतलुज में गड्ढा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारतीय अखनौर से दरियाए चनाब में दाखिल जो हो रहा है सैलाबी रेला, ये हेड मराला से आगे बढ़ चुका है। पानी की सतह में कमी के बावजूद इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और हेड मराला पर चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हेड खानकी पर इंतजामिया ड्रोन की मदद से निगरानी कर रही है। करीबी इलाके खाली करवा लिए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों में ड्रोन कैमरों की मदद से मुतासरीन की निशानदही की गई है। रंगपुर में रेले में फंसे 7 अफराद को वहां से निकाला भी गया। फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू, जहाँ जहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, और बहुत से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स इंक्लूडेड बहुत सी ऐसी जगहों की लोगों की निशानदेही भी कर रहे हैं हु नीड हेल्प। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव जॉइन्ड अस नाउ। कल वज़ीर आला ने दौरा भी किया, वहाँ जो सहूलियात हैं उनका जायजा भी लिया और मुल्तान में कुछ इशूज़ भी सामने आ रहे थे। क्या वज़ीर आला के दौरे के बाद कुछ बेहतरी आई है या आने की तवक्को है? अच्छा, चेयरमैन सेनेट का भी हल्का यही है, साहब ने भी विजिट किया, उनकी भी सियासत जो है मुल्तान से वाबस्ता है, उन्होंने भी इस बारे में सारे ख्याल किए। सुनिए। गवर्नमेंट असेसमेंट करेगी, देखेगी क्या नुकसानात हुए, क्या नुकसानात नहीं हुए, उसके मुताबिक फिर वो अपना आगे का लाएअमल वो बनाएंगे। तो इसलिए मैं तमाम जो यहाँ के इंस्टीट्यूशन हैं, जो इदारे हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और वो आज चूँकि मुश्किल टाइम होगा, उसमें रिलीफ की एफर्ट करनी पड़ेगी और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो इस वक्त चौकस रहें ताकि लोग को महफूज जगहों पे ले जाया जाए।
अच्छा जी, यूसुफ रजा गिलानी साहब को आपने सुन लिया। नाउ वी आर गोइंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, खासतौर पे गुजरात में। वी वांट टू फाइंड आउट कि एक्चुअली सिचुएशन इस वक्त क्या है। गुजरात से हमें राना अंसर ने ज्वाइन किया है, इमरान चौधरी ने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया है। इमरान चौधरी, आप हमें रोज़ अपडेट रख रहे हैं। लेट अस टॉक टू राना अंसर फर्स्ट। राना अंसर, गुजरात ने कभी ये माहौल देखा है, इतना पानी, इतनी बारिश? आप खुद अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि कभी ये आपने 577 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है बारिश। मतलब ये तो हमें भी सुन के लग रहा है दिस इज अ रैकेट। राना सर, आवाज आ रही है आपको? अभी जी हाँ रानन सर, हम यही परेशान हैं कि 577 मिलीमीटर बारिश हुई है गुजरात में। गुजरावाला से मदद के लिए मशीनरी आई है। व्हाट डू यू सी अराउंड? मतलब आपने कभी इतनी बारिश इससे पहले नोटिस की, देखी, या लोगों से जो बात की है वो क्या बता रहे हैं इस बारे में? जी अब्दुल्ला, यकीनन 577 मिलीमीटर बारिश है। उसके बाद शहर, कोई भी शहर हो, लेकिन गुजरात शहर का जो सीवरेज का मसला है पूरे शहर का, वो बड़ा बुसीदा और पुराना है। जब भी यहाँ बारिश होती है पानी खड़ा होता है, लेकिन क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और सिर्फ गुजरात शहर में बारिश का मसला अलग से है। यहाँ क्योंकि दरियाए चनाब भी गुजरता है। दरियाए चनाब जब यहाँ से गुजरता है तो उसके एक तरफ गुजरात है और दूसरी तरफ वज़ीराबाद है। जैसे उसने वज़ीराबाद के इलाकों को मुतासर किया, इसी तरह गुजरात के जो इलाके हैं शहबाज पुल के करीब से, वो सारे ज़ेरे आब आ गए। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब 577 मिलीमीटर बारिश हुई, वक्फे वक्फे से शहर में बारिश हो रही थी, तो दूसरी तरफ यहाँ से भारत की तरफ से जो दूसरा सैलाबी रेला दरियाए चनाब में छोड़ा गया था, तो शहर के दूसरी तरफ से वो रेला गुजर रहा था। तो ना सिर्फ दरियाए चनाब जो है वो बिखरा हुआ था, बल्कि जो नाले हैं, बरसाती नाले, जैसे कि नाला भिंबर है, नाला भिंडर है, जलालपुर जट्टा के साथ वाला जो बरसाती नाला है, वो भी बिखरे हुए थे। पानी जो है वो नालों से देहात में दाखिल हो रहा था। इवन जो आज़ाद कश्मीर के बरसाती नाले हैं उनकी तरफ से भी पानी जो है वो गुजरात शहर की तरफ से आया और मदीना सईदा के करीब देहात में जो ज़ेरे आब थे उनका पानी शहर में दाखिल होना शुरू हो गया, जिसके बाद ज़िले इंतज़ामिया ने वहाँ पर एक हिफाजती बंद बांधा ताकि इस पानी को जो देहात की तरफ से शहर में जा रहा है उसको नाला हंसी में ले जाया जाए। अच्छा, अभी एज वी स्पीक राना अंसर, अब शहर की सूरत हाल जब हुई बारिश और दीगर बरसाती नालों का पानी भी आ रहा था तब कैसी थी, और अभी जब हम आपसे कर रहे हैं शहर की सूरत हाल क्या है? ओवरऑल शहर में क्या हर जगह पानी खड़ा है या कुछ जगहों से पानी उतर गया है? अजी अब्दुल्ला, इस रात जो है वो तकरीबन 12 बजे के बाद बारिश रुक गई थी, तो पानी जो है वो कम हुआ है। अभी कई जगहों पर शहर में पानी मौजूद है। आज गुजरात शहर में जो स्कूल हैं उनको बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। आज गुजरात के तमाम सरकारी स्कूलों में छुट्टियां हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रात जो डिस्ट्रिक्ट जेल है गुजरात की, उसके अंदर बारिश का पानी चला गया था, बैरकों तक बारिश का पानी पहुंच गया था, जिसके बाद गुजरात जेल से कैदियों को गुजरांवाला शिफ्ट किया गया, लाहौर और जेलम ले जाया गया। गुजरांवाला से कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शराजी ने बताया कि गुजरांवाला से डी वाटरिंग सेट और दूसरी गाड़ियां और मशीनरी जो है वो गुजरात भिजवाई गई। इसी तरह दूसरे शहरों से भी मदद ली गई। रात जो है वो पानी की निकासी की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि पानी ज़्यादा जमा था इसलिए अभी भी शहर के बेशतर हिस्सों में पानी जमा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि पानी जो है उसे जो अपने आप पानी उतरता है, पानी का एक नेचुरल फ्लो होता है, थोड़ी देर बाद वो उतरना शुरू हो जाता है, लेकिन शहर में भी पानी था और देहात की तरफ भी पानी था, इसलिए नालों में भी पानी है। ड्रेनेज सिस्टम भी जिस तरह है वो बड़ा सुस्त नजर आ रहा है। जी, ड्रेनेज सिस्टम भी जिस तरह आपने बताया कि इतना फाल नहीं है। ये बताइएगा कि पानी के जो सक्शन पंप्स होते हैं, पूरी मशीनरी है, ट्रक्स होते हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं काम करते हुए? मतलब कोशिश हो रही है कि इस पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए? हाँ जी, कोशिश हो रही है। जैसे मैंने पहले बताया, गुजरात में जितनी भी मशीनरी थी, लेकिन जिस तरह का पानी था, ना सिर्फ गुजरात की मशीनरी बल्कि गुजरात का जितना भी वासा का निज़ाम है या कारपोरेशन का निज़ाम है वो इसके लिए नाकाफ़ी था। इसीलिए गुजरांवाला से मशीनरी पहुंची, इवन के हाफजाबाद से भी सामान मंगवाया गया। इस वक्त जो अमला है, जो गुजरात की ज़िले इंतज़ामिया है, वो अपनी कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो सूरत हाल थी वो शायद देख के ऐसा लग रहा था कि इनके भी बस में थी। दोबारा वही बात करेंगे कि 570 मिलीमीटर बारिश का एक दिन में हो जाना ये मामूली बात नहीं है। तो गैर मामूली सूरत हाल गुज़िश्ता रोज से गुजरात में है। गुजरात के लोग शहरों में भी पानी में महसूर होकर रह गए थे।
नहीं होती इतनी बारिश हैंडल करने की, या पता नहीं दुनिया में होती होगी किसी शहर की, शायद होती होगी, लेकिन फिर हमारे यहाँ तो नहीं है। बात यह है कि पानी निकल जाता है ना, बहुत से शहर। अच्छा, आप ये बताइए, बिजली भी नेचुरली बिजली की तरसील का निज़ाम मुतासर होता है, ग्रिड स्टेशंस की क्या सूरत हाल है, बिजली क्या पूरे शहर में नहीं आ रही है या फिर कुछ इलाकों में बहाल कर दी गई है? एंड वी रियली इंटरेस्टेड, क्या शहर के बाज़ इलाके हैं, मतलब अगर हम परसेंटेज में बात करें, हाँ जी 20% इलाके में से पानी निकल गया है या 10% में से पानी निकल गया है, कैन वी गिव अ फिगर हियर? अच्छा अब्दुल्ला, इसमें ऐसे है कि अगर आप जो दरिया और बरसाती नालों से मुलक्का इलाके हैं उसमें तो आप कह सकते हैं कि अभी तक पानी मौजूद है, लेकिन जो गुजरात शहर की हम बात कर रहे हैं, बारिश की वजह से जो अर्बन फ्लडिंग हुई है उसमें आप कहा जा सकता है कि 50% जो गुजरात का हिस्सा है उसमें से पानी निकल चुका है, लेकिन जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अभी पानी जमा है और ज्यादा 50% गुजरात से अगर पानी निकल चुका है तो फिर भी हौसला अफजा बात है। फिर बिल्कुल जी, इमरान चौधरी के पास जा रहे हैं मुल्तान में। इमरान चौधरी, चले हम नहीं कुछ पूछ रहे, आप खुद बताएं कि क्या हालात हैं, पानी की क्या सिचुएशन है, फोरकास्ट क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, 8 रोज़ से हम जिस खदशे का इजहार कर रहे थे और जो कहा जा रहा था कि हेड मराला से आने वाला पानी मुल्तान में तबाही मचाते हुए गुजरेगा, वो वक्त जो है वो आ चुका है। गुज़िश्ता रात 9 बजे से जो बड़ा सैलाबी रेला था उसका इम्पैक्ट जो है वो मुल्तान में पड़ना शुरू हो गया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव जो है वो इंतहाई लेवल से क्रॉस कर चुका है। इस वक्त जहाँ पे गेज जो है वो 414 फीट पर जो है वो पहुँच चुकी है। 413 जो है वो इंतहाई ख़तरे का लेवल होता है। जब 92 में यहाँ में लोगों ने बताया कि सबसे ज़्यादा फ्लड आया था, उस वक्त जो है वो 414 पर ये गेज आ गई थी। इंतज़ामिया ने ये फैसला किया था कि जिस वक्त 417 पर ये गेज आएगी उस वक्त हेड मोहम्मद वाला को जो रोड है उसको ब्रीच कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आज सुबह एक नई डेवलपमेंट हुई है जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये है कि जो शेर शाह के मुकाम पर जो बंद है वहाँ पर पानी का लेवल जो है इंतज़ामिया की तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ पर जो इंतहाई गेज है वो 395 की है और 394 तक जो है वो पानी का लेवल आ गया। और अगर पानी का लेवल 1 फुट बढ़ेगा तो जो शेर शाह की जो रेलवे लाइन है उसको पानी क्रॉस कर जाएगा और जो शेर शाह की आबादी है वहाँ पर जो ज़मींदारे बंद थे वो टूट चुके हैं और लोगों के घर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, कब्रिस्तान भी जो है वो मुतासिर हुए हैं। हमें ये बताया गया है कि टेक्निकल कमेटी के ऊपर ये छोड़ा गया था कि उन्होंने हेड मोहम्मद वाला रोड को कब ब्रीच करना है, और अब हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि टेक्निकल कमेटी का ये फॉल्ट एक सामने आया है कि इस जो रोड है अगर इसको 2 दिन पहले ब्रीच कर दिया जाता तो इसका फ़ायदा होना था, जो पानी का दबाव था वो कम हो जाता। लेकिन अब जो है वो पानी का दबाव कम नहीं हो सकता। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाया कि पानी का दबाव कम क्यों नहीं हो सकता। ये सामने जो पानी है ये नहीं था 2 दिन पहले। जब इस हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच करते तो ब्रीच के बाद वो पानी यहाँ से होता हुआ आगे शेर शाह के मुकाम पे जाना था। अब यहाँ पर भी पानी आ चुका है और अगर यहाँ से ब्रीच करेंगे तो जो शेर शाह का मुकाम है वहाँ पे भी कट लगाना पड़ेगा। और कट के अलावा वहाँ पर पानी जो है 2014 में भी ओवरफ्लो कर गया था जब हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच किया था। इस वक्त जो है वो इंतजामिया मखमसे का शिकार है, टेक्निकल कमेटी यहाँ पे रोड पे कट ना, ये चल रहा है मामला और कई दिन से हम आपसे बात कर रहे हैं। हेड मोहम्मद वाला रोड को कितने दिन से तो बंद किया हुआ है और बारूदी मवाद भी नस्ब किया हुआ है। मतलब व्हाट इसके पस मंजर में भी कोई कहानी है, क्योंकि जाहिर है कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस की भी बात हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला, मैं आपको बताऊं कि ये रोड मैं अपने मैं से कहूँगा कि ज़रा आपको दिखाए, ये रोड दिखाए कि ये सड़क है, इसके राइट साइड के ऊपर जो है वो पानी का बहाव आ रहा है और लेफ्ट साइड पे जा रहा है। जिस वक्त ये रोड बनाई गई उस वक्त इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया कि ये रोड दरिया के अंदर बनाई गई है। अब ये पूरी रोड एक किस्म का बंद का जो है वो किरदार अदा कर रही है, जिसकी वजह से अकबर फ्लड बंद के ऊपर पानी का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इससे पीछे शदीन तक, तहसील वाला इलाका है शदीन, वहाँ तक जो है वो पानी का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक अननेचुरल सा बंद जो था वो यहाँ पर बंद गया है। अच्छा इमरान, ये जरूर बताइएगा, जहाँ आप खड़े हैं और हमें लोग भी काफी नजर आ रहे हैं और ये सड़क जो बनाई गई थी ये हमें यही समझ आ रही है कि एक रिवर बेड होता होगा, तो अब ये खतरा नहीं है कि इसके ऊपर भी पानी आ जाएगा तो इवैक्यूएट होना चाहिए? मतलब आप भी वहाँ हैं और लोग भी हमें काफी नजर आ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, यहाँ पर जी मैं आपको बताऊं ये जो है अब आगे रास्ता इसी वजह से बंद भी किया हुआ है। पानी जो है इस सड़क से अभी काफ़ी नीचे है। खतरा ये है कि ये सड़क को पानी ऊपर से नहीं गुजरेगा, लेकिन पीछे अकबर फ्लड बंद जो है
खास तौर पे जो बनबोसन का इलाका है, छोटी झोंक और बड़ी झोंक, वहां पर अकबर फ्लड बंद का पानी जो है वो लेवल को टच कर रहा है। तो वहां पर रात को 2 जगह पे सीपेज हुई थी और वहां लोगों ने जो है अपनी मदद आपके तहत किया था, उसको बंद किया। और एक और बात जो DGPDM में काठिया साहब ने कही कि इस वक्त रावी का पानी जो है वो चनाब में शामिल नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आज सुबह के टाइम जो था सदनाई कैनाल, जिसको 3 रोज से बंद किया गया था, ये रावी से निकलती है हेड सदनाई के मुकाम से, वहां पर इसका गेट डैमेज हुआ। कल जब दरिया रावी का पानी बिफरा, उस गेट डैमेज होने से पानी जो था उस नहर में आ गया अपनी गुंजाइश से ज्यादा। उस नहर की गुंजाइश जो है वो 600 क्यूसेक की है और वहाँ 2400 क्यूसेक पानी है और वहाँ पर बस्ती खोखरा के मुकाम पर शगाफ पड़ा और शगाफ से पूरी बस्ती खोखरा जो है वो मुतासिर हुई और तेजी के साथ इस वक्त वहाँ पानी जो है वो उस बस्ती खोखरा में जा रहा है। और उस शगाफ को सरेदस बंद करने के लिए ना तो भी वहाँ पर इंतजामिया पहुंची है, क्योंकि इंतजामिया बहुत सारी जगहों पर जो है वो अंगेज है। माई सफूरा का बंद हेड सदनाई को बचाने के लिए एक दफा शगाफ डाला गया, 2 डाले गए, 3 शगाफ डाले गए हैं। It is literally critical. Thank you, Imran and Rana Ansar from Gujarat. Thank you for the update. Yes, critical is the word. शुक्रिया आप दोनों। जिस तरह जितनी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बेसिकली जितना पानी जहाँ के लिए होना चाहिए और ओवर द इयर्स हम देखते भी रहे हैं कि उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। अब all records are being broken. Certainly. So this is the reality. अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। वापस आ रहे हैं थोड़ी देर। वेलकम बैक। अच्छा जी, चीन दुनिया की नई सुपर पावर्स का नया मरकज़ जो है वो नज़र आ रहा है कि यही होने वाला है। बज़ाहिर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तख्लीक हो रहा है। यूरोपीय मीडिया भी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को इसी नज़र से देख रहा है। SCO समिट का मौका हो या फिर दूसरी आलमी कोई भी जंग की अगर हम बात कर लें, चीन की फतेह की शानदार फौजी परेड पाकिस्तान इस पूरे इवेंट में हमें नज़र भी आया बिल्कुल। और चीन के सदर ने कल परेड से खिताब में ये पैगाम दिया कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं होती। और चीनी सदर ने SCO समिट से खिताब में भी एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी और कहा था कि नया निज़ाम यूरोप या अटलांटिक मॉडल्स के बरक्स और तवाज़न पर मबनी होगा। बड़ी अच्छी बात की वैसे तो। रूस और चीन के ताल्लुकात मिसाली हैं। भारत अब अमेरिका से बिगड़ते ताल्लुकात को देखकर रिवायती हरीफ चीन की तरफ ऐसा लग रहा है दोस्ताना हाथ बढ़ा रहा है। इत्तलात हैं कि तुर्किया भी इनकरीब तंजीम का बाकायदा रुकन बन जाएगा। सबमिट के एलामिये में भी जोर दिया गया है कि खित्ते के ममालिक अपनी तरक्की, सिक्योरिटी, खुशहाली को मिलकर यकीनी बनाएं, तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करें। इस एलामिये को पाक भारत हालिया जंग के तनाजुर में भी आम ही समझा जा रहा है। यूरोपीय मीडिया इस सारे अमल को अमरीकी ताकत को चैलेंज करने के तौर पर देख रहा है और बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। मतलब कितने ही दुनिया के दिफाई माहिरीन हैं जो इस शो पर पर्टिकुलरली जिस दिफाई ताकत का मुजाहरा किया गया है उस पर तज्जिए दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल चीनी सदर शी जिनपिंग के नाम सोशल मीडिया पर अपने तंज भरे पैगाम में भी कुछ इज़हार ख्याल किया और ये कहा, अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग तंग मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचे। मतलब शुरू में उन्होंने चीन के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और बाद में ज़ाहिर है उनके इन ख्यालात से इस बात को जानने में कोई मुश्किल नहीं हुई कि तंज भरा एक ट्वीट है या पैगाम है। ट्रंप ने लिखा कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर चीन और रूस की शमूलियत के साथ अमेरिका मुखालिफ इत्तेहाद बनने पर तशवीश नहीं और रूस की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल सामने आया और क्रेमलिन के खारजा पॉलिसी के मुशीर ने कहा ना कोई साजिश हुई और ना किसी ने मनसूबा बंदी की। तो उन्होंने बेसिकली क्लैरिफाई भी कर दिया, उन्होंने तरदीद की किसी भी साजिश के उनसर की। अब अहम बात यह है कि पाक चीन दोस्ती से तो दुनिया आगाह है ही, इसके बावजूद पाकिस्तान अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं। बल्कि बाज़ तो ऐसा लगता है कि इस सारे माहौल में अमेरिका के पाकिस्तान से ही अच्छे ताल्लुकात हैं। सो हमने तवाज़ुन कैसे बरकरार रखना है? अच्छे ताल्लुकात हर किसी से होने चाहिए। नहीं, पाकिस्तान के तो होने चाहिए, लेकिन जाहिर है ये मुश्किल रास्ता है। इस रास्ते पे हम माशाल्लाह अभी तक कामयाबी से चल रहे हैं और ये ऐसे नहीं होता, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी कामयाबी है, हमारी फॉरेन ऑफिस की ये कामयाबी है। हमने आगे कैसे बढ़ना है, बिकॉज इट कैन बी क्रिटिकल एट टाइम्स एज वेल। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया और ये आगे कैसे बढ़ना है इन्हीं से बात कर लेते हैं। कसूरी साहब, शंघाई ताउन तंजीम का गैर समिट हो, जंग अजीम की फतह की तकरीबात हो, बड़े ममालिक के सरबराहान की मुलाकातें, स्पीचेस, माहिरीन समझते हैं कि ये सब इशारे हैं एक बड़ी आलमी तब्दीली के, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हैं। आप भी समझ रहे हैं ऐसा ही है?
इसकी एक तो वजह यह है कि ऐसे पस मंज़र में ये इस तंजीम की मीटिंग हो रही है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक लिहाज से देखें तो सारी दुनिया पे ट्रेड या तजारत के लिहाज से ऐलान जंग किया हुआ है, यानी उन्होंने यकतरफा तौर पर टैरिफ्स तमाम मुल्कों पर लगा दिए हैं। इससे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो तरीक़ाकार था ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। अब हर मुल्क को ये पड़ी हुई है कि वो अपने मफादात को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सके अमेरिका से। दूसरी मीटिंग की जो अहमियत यह है कि पाकिस्तान भारत की जो जंग हुई है उसमें जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ भारत के ख़राब हुए हैं और पाकिस्तान के बेहतर हुए हैं, उसे के पस मंज़र में मोदी साहब को समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनको गुस्सा इस बात पे है कि ये जो पाक भारत जंग हुई थी उसमें किसी सूरत में मोदी साहब उनको क्रेडिट देने को तैयार नहीं थे कि उनका कोई रोल है, क्योंकि अगर वो क्रेडिट दे देते तो उन्होंने झूठा जो तस्वुर बनाया हुआ भारतीय मीडिया की तवस्सुस से भारतीय अवाम में कि वो सुपर पावर बनने जा रहे हैं और पाकिस्तान की उनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। और अगर अभी ये पता चलता कि जनाब इन्होंने तो ख़ुद सुलह की दरख्वास्त की अमेरिका से और ये कि इसकी बुनियाद पर सीज़ फायर हुई है तो उनकी बहुत उसमें बेइज्जती वो महसूस कर रहे थे। लेकिन हर हाल प्रेसिडेंट ट्रंप इस पर सीख पा हैं। इसके नतीजे में ये हुआ कि भारत पे पहले तो 25% लगी थी जो इलाकाई ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा थी और उसके बाद 25 और लगा दी गई है, जिसको भारत ये समझ रहा है कि उस पर डायरेक्ट उसकी तिजारत पे उसकी मईशत पे हमला हो गया है। तो इसके पस मंज़र में उसने फ़ैसला किया भारत ने कि अमेरिका को एक मैसेज भेजे कि वो तनहा नहीं है और उसके दूसरे भी ऑप्शंस हैं। भारत जो मिक्स सिग्नल्स भेज रहा है वो मेरा नहीं ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पे इसका ज़्यादा असर होगा। अच्छा कसूरी साहब, गुज़श्ता हफ्ते से चीन में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में भी यहाँ पे हर मौके पे हमें नज़र आया। पाकिस्तान यहाँ मौजूद शायद वाहिदी मुल्क था जिसके अपने ख़ित्ते की ज़ाहिर अपोज़ के साथ साथ अमेरिका के साथ भी अपोजिट जो उसके हमारे हैं रवायती हरीफ उनके साथ साथ अमेरिका के साथ भी आजकल बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात चल रहे हैं। अब ये मकाम हासिल करना कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है, लेकिन साथ ही ये हमारे लिए चैलेंज भी बन सकता है। हमें आगे कैसे बढ़ना है इसमें, क्योंकि सदर ट्रंप भी एक मतलब यूनिक ही शख्सियत है। That's true. जी हाँ, ये बात तो ठीक है कि पाकिस्तान तमाम जो आपको एक्टिविटीज़ नज़र आई हैं उसमें अहम नज़र आ रहा था, सेंटर स्टेज कई दफ़ा नज़र आया और उसकी लेकिन बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान इसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं, कोई उसमें चालाकी नहीं, क्योंकि उसके चीन से पुराने तारीख़ी ताल्लुकात हैं और उसने दुनिया पे छुपाया नहीं है कि वो चीन को अपना इत्तेहादी समझता है, अपना दोस्त समझता है और हर आड़े वक्त में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है। इसीलिए दोनों एक दूसरे को आयन ब्रदर्स कहते हैं। इसीलिए सीपैक को कहा जाता है कि वो जो BRI है प्रेसिडेंट शी का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको ये जो सीपैक लॉन्च किया गया है उसको फ्लैगशिप कहा जाता है BRI का। तो पाकिस्तान का नज़र आना तो बिल्कुल काबिल फ़हम है। हाँ, भारत का नज़र आना जो है और जिस तरीके से वो मुस्करा कर हाथ पकड़ रहे थे, पुतिन से पकड़े तो कुछ समझ आती है, लेकिन वो प्रेसिडेंट शी के भी हाथ पकड़ रहे थे, तो उसमें हम यही कह सकते हैं कि भारत के बारे में हर बंदा ये पूछ रहा था कि जी ये वाक़यातन हकीकतन खुशी का इज़हार है या ये सिर्फ चिढ़ाने वाली बात है प्रेसिडेंट ट्रंप को। ये याद रखें कि बावजूद इसके हम मेजर नॉन नेटो एलाई थे अमेरिका के, हमने डट के मुखालफत की जब अमेरिका ने फैसला किया कि वो इराक़ पे हमला करेगा। तो इसलिए हमने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी कभी नहीं छोड़ी। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान
फ्रांस और जर्मनी मिल्क में इतनी ज़बरदस्त मुखालफत की थी अमेरिका की वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में कि वो फेल हो गया सिक्योरिटी काउंसिल से करारदाद पास कराने में, और इसलिए जब उसने इराक में हमला किया तो सिक्योरिटी काउंसिल की कोई हिमायत हासिल नहीं थी। चीन के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ताल्लुकात पे को आँच आने देते, इसलिए ये कोई नई बात नहीं, हमें इसका तजुर्बा है, फॉरेन ऑफिस को इसका तजुर्बा है, और इंशाअल्लाह मुझे पूरी और कभी उम्मीद है कि कोई ऐसी पॉलिसी अपनाई नहीं जाएगी जिसमें ज़र्रा भर शक पड़े कि हमारे जो ताल्लुकात चीन के साथ हैं उस पर कोई आँच आए। साहब ये भी बताइएगा कि SCO से लेकर दीगर एक्टिविटीज़ तक ये साफ नज़र आ रहा है कि इलाकाई ताउन को अब पहले से कहीं ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, तो ऐसे में पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर भी ऑब्वियसली दबाव होगा कि वो ज़ाती मामलात एक तरफ रखें और मिलकर खित्ते की मजमूई तरक्की और सिक्योरिटी के लिए काम करें। तो हम तो ऑब्वियसली तैयार हैं और हम ये डिक्लेयर भी कर चुके हैं, पूरी दुनिया को पता भी है। इंडिया के पास भी क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन होगा? जी बिल्कुल ठीक बात है कि आप सही आपका सवाल है, तो मैं एग्री करता हूँ कि ये जो है इसे इलाकाई ताउन को बहुत अहमियत दी गई है। शंघाई इसकी तंजीम ही जो है वो इस शुरू में इस इलाके के ममालिक से ही हुई थी, बाद में और ममालिक अब शामिल किए गए हैं। और पाकिस्तान का होना तो एक फितरी बात है, हम इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इलाका बहुत अहम है। दुनिया की 4 न्यूक्लियर पावर्स पाकिस्तान, भारत, चीन और रूस इसी ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखती हैं, और बहुत ज़रूरी है कि इस ख़ित्ते के ममालिक जो कि इतने डेंजरस एरिया में, जैसे मैंने कहा, जहाँ 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये मामलात बातचीत के ज़रिए सुलझाएँ, और ये पाकिस्तान भारत पे तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होगी। मैं ये समझता हूँ हमें ज़ोर देना चाहिए गुर्बत को हटाने में इस इलाके में, और जो पसमानदगी है इलाके की, सोचना चाहिए कि जनूबी एशिया जो सबसे आगे था चीन से, साउथ ईस्ट एशिया से, आज तो रोने का मकाम है कि चीन कहाँ पहुँचा है, साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पहुँचा है, हम कहाँ हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब जब जंग हुई है रिसेंटली पाकिस्तान भारत की, उसने भी ये भारत का ये भांडा फोड़ दिया, ये जो वो प्रोपेगेंडा था कि उनकी फौज इतनी मजबूत है कि उन्हें को बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि दोनों फ़ौजें हम पल्ला हैं और हमारी एयरफोर्स उनसे सुपीरियर है, और मैं ये समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता इस बात का बिल्कुल भारत में अदराक होगा। अगर तो अपोजिशन जीत गई फिर तो ज़्यादा जल्दी होगा, और अपोजिशन ना जीती और मोदी साहब ही जीते अगला इलेक्शन, तब भी उनको इस पे नज़रसानी करनी पड़ेगी, नहीं तो भारत को तो नुकसान होगा, पूरे खित्ते को नुकसान होगा। उन्हें नज़रसानी करनी पड़ेगी आप कह रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात और पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात, गहरी दोस्ती की बात है, कसूरी साहब का कहना है कि हमारे फॉरेन ऑफिस को इसका तजर्बा है एंड वी नो हाउ टू डील विद दिस। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा। अच्छा जी, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त सैलाब की जद में है, और सैलाब का मतलब होता है हर तरफ पानी, और पानी का मतलब होता है बीमारियां और बहुत सी बीमारियां, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां, इसके अलावा स्किन के इश्यूज, गैस्ट्रोएंटाइटिस एंड व्हाट नॉट, डेंगू, मलेरिया, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी ने हमें ज्वाइन किया है, इन्फेक्शियस डिजीज़ की माहिर है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहिबा, आप क्या फोर्सी कर रही हैं? इतनी बारिशें, फ्लड्स महीनों हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने से वी आर अंडरगोइंग दिस, और काफ़ी सालों से ये सिचुएशन बनी हुई है। किस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? हमें WHO ने वार्न कर दिया है कि अगर इसको अभी ना टैकल किया गया तो हमारा जो निज़ाम सेहत है वो इसके बोझ तले दब जाएगा। देखें, यूजुअली बारिशों में क्या होता है कि जब एक दफ़ा पानी जब जमा हो जाता है तो सबसे पहले तो जो इश्यूज होते हैं वो एक तो वहाँ पे मच्छर ब्रीड करते हैं, तो मलेरिया के बहुत आउटब्रेक होता है। दूसरा, जिस कंडीशंस में लोगों की क्योंकि हाइजीन अच्छी नहीं होती, हाथों की क्लीनिंग नहीं होती, पानी साफ अवेलेबल नहीं होता, पानी साफ ना अवेलेबल होने की वजह से और बहुत सारी बीमारियाँ जैसे टाइफाइड, डायरिया का आउटब्रेक, फिर लोग क्योंकि कैंप में रहते हैं तो फिर सांस के मसले,
जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेसेस जिसे हम कहते हैं, निमोनिया, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि सफाई ना होने की वजह से और पानी जमा होने की वजह से होती हैं। तो जो गवर्नमेंट को जो चाहना चाहिए, जब कैंप्स में भी लोग जब जमा होते हैं और लोग जो डिस्प्लेस्ड होते हैं, तो वहाँ बेसिक हाइजीन की भी फैसिलिटी जब अवेलेबल नहीं होती। एक तो सबसे ज़्यादा तो पानी की जमा होने की वजह से मच्छर उन बेचारों को काटते हैं, तो उनके पास कोई नेट नहीं होती, साबुन नहीं होता, बाथरूम नहीं होता, शेयर्ड बाथरूम्स होते हैं, वहाँ क्लीनिंग नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब और इसके बाद वैसे भी ये जो पॉपुलेशन जो डिस्प्लेस हो रही होती है, या जो ये पॉपुलेशन जो हमारी जो ज़्यादा इफेक्टेड होती है, वो हमारा वो इकोनॉमिक अनफॉर्चुनेटली ग्रुप होता है जिसके पास वैसे ही वसाइल की बहुत कमी होती है। और उसके अलावा उनकी हेल्थ की पहले भी कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं होती। You're right, क्योंकि सफाई सुथराई की जो आप बात कर रही हैं, सफाई सुथराई वैसे भी उस मयार की परहैप्स नहीं होती। डॉक्टर साहब, कैन समथिंग लाइक दिस बी डन? चलें सफाई सुथराई को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, पीने के पानी के लिए विच इन इटसेल्फ इज अ चैलेंज, वो जो वाटर प्यूरिफाइंग पिल्स होती हैं, दे एक्चुअली वर्क? क्या ऐसे हो सकता है कि कुछ ये चीज़ें भी बांटी जाएं रिलीफ कैंप्स के अंदर? बिल्कुल, और उनको देखें, ये टेबलेट्स कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। बिल्कुल उनको बिल्कुल, और लोगों को बहुत, मतलब आप लोगों को पानी, अगर टेबलेट्स नहीं भी है, पानी उबाल के पीना, मतलब जो लोग अपने घरों में हैं उनको सिर्फ ये बता दें कि पानी उबाल के और उसको ठंडा करके पिएं, तो भी आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दो चीज़ें, एक तो एक इन टैबलेट्स, क्लोरीन टैबलेट्स को आप उनको अवेलेबल करें, उनको बताएं कि किस कंसंट्रेशन में देने हैं, किस तरह से पानी को साफ़ करना है, पानी को उबालने की कोई फैसिलिटी दें, या फिल्टर्स लगा लें, फिल्टर्स लगा के और उनको फिल्टर्ड पानी दिया जा सकता है अगर ये सारी। और दूसरा ये कि उनको सफाई सुथराई के लिए भी चीज़ें दें। मैंने जाके कैंप्स में पिछली दफ़ा भी जब मैं गई थी कैंप्स में, तो मैंने देखा बाथरूम गंदे लगे पड़े हैं, पानी है नहीं हाथ धोने के लिए। मेल नरिशमेंट का ये हालत है कि उनको सिर्फ चावल दिए जाते हैं जिसमें वो बेचारे, मतलब क्या उनकी नरिशमेंट होगी, पहले ही हेल्थ स्टेटस उनका बड़ा है। बच्चों को जो है वो जब सफाई क्लीनिंग होगी नहीं तो ऑब्वियसली डायरिया, सांस के मसले, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, ये सारी चीज़ें जो कि पहले ही हमारे पास है, ये जब तबाही आती है और जब फ्लड्स आते हैं तो ये क्या इस वक्त वैसे क्या इंटरवेंशन अगर करनी है तो क्या इंटरवेंशन करें इस वक्त? अभी तो सैलाब चल रहा है डॉक्टर साहब, अभी पानी मतलब आगे बढ़ रहा है, सैलाब चल रहा है, तो देखिए ये प्लानिंग पहले से होती है। तो इस वक्त मैं यही कहूँगी कि भाई उनको वहाँ पे सैनिटाइजर्स अवेलेबल करें, उनकी नरिशमेंट अच्छी रखें। फिर जो मसला होता है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी इतनी, कोई लोग सारे इम्यूनाइज नहीं होते, तो जैसे मीजल्स जैसे बीमारियां हैं उनको तो आप वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, वो नहीं होता। फिर लोगों को और कुछ नहीं कर सकते तो नेटिंग प्रोवाइड करने के, वो जब अपने घर में जगह जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे नेट हो, मच्छर से प्रोटेक्ट कर सके। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। गॉट इट डॉक्टर साहब, ऑल द टाइम वी हैव, लेकिन अच्छा प्रिवेंटिव नेट्स की बात की, वैक्सीनेशंस की बात की, सफाई सुथराई, वाटर प्यूरिफाइंग पिल्स, और सफाई सुथराई तो खुद ही रख सकते, मतलब कोशिश की जा सकती है। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी। वेलकम बैक जी। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद अब सिंध की तरफ, सिंध के सर पे एक्चुअली आन पहुंचा है सैलाब। एनडीएमए के मुताबिक 4 से 5 सितंबर के दौरान पंजनत के मकाम पर रावी चनाब सतलुज के आबी रेले जमा होंगे, दरिया सिंध मिलेंगे और तीनों दरियाओं के रेलों की आमद से पंजनत पर शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा है। देखा जाए तो सिंध का अब लिटरली इम्तहान शुरू होने वाला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चंद दिन पहले बताया था कि जैसे ही सैलाबी रेले पंजनत पहुँचेंगे तब ही असल सूरत हाल वाज़े होगी कि हमें कितने पानी का सामना है, लेकिन तैयारी सुपर फ्लड की। लेट्स वॉच व्हाट ही सेड। पंजनत पे जब पानी आज से इस वक्त से तकरीबन 3 दिन बाद आ जाएगा, यानी आज है 1 तारीख, तो 4 तारीख 4 तारीख की सुबह फजर के वक्त अंदाज़ा मेरा हमें पता चलेगा कि पंजनत पे कितना पानी है। फिर हम एक बेटर एस्टिमेट लगा सकेंगे कि गुड्डू पे पानी हमारे पास कितना आएगा। 2 दिन उसके बाद भी लगेंगे, तो हमारे पास वो आखिरी 2 दिन हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, यानी 4 तारीख सुबह से 6 तारीख सुबह तक। 6 तारीख किसी वक्त, जो इस वक्त एस्टिमेट्स हैं, पीक आएगी गुड्डू पे, तो हमने उसकी तैयारी करनी। 6 तारीख 12 रबीउल अव्वल भी है।
अच्छा जी, 4 से 5 सितंबर की बात हो रही थी ना, तो आज 4 है, तो लिहाजा इट बिगिंस फ्रॉम टुडे। और इस वक्त आपको बता दें कि दरिया सिंध में सहवन के मकाम पर तुग़यानी है। 40 से ज़ायद देहात जो हैं वो पानी में घिर गए हैं और माल मवेशी भी फंस गए हैं। हैदराबाद में कोटरी बराज पर निचले दर्जे का सैलाब है और सिंध के वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो का कहना है कि सिंध में कहीं भी बंद में शगाफ नहीं डाला जाएगा। एटलीस्ट ये उम्मीद की जा रही है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिंध हुकूमत ने कच्चे के लोगों के लिए रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं। अगले 1-2 दिन में सैलाब का हुजम वाज़े हो जाएगा। सिंध हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि सैलाब से निपटने की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। और देखा जाए तो सिंध हुकूमत को ख़तरे की तैयारी के लिए बहुत सारा वक्त भी मिला था। सो दे न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन। और उनका अपना कहना है कि उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है एंड वी आर होपिंग दैट इज़ द केस। अच्छा, इसी पे ज़रा बात करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं सैयदा तहसीन आबदी और फ्लड मॉनिटरिंग सेल है वो भी देख रही हैं। बहुत शुक्रिया तहसीन साहिबा। अब बताइएगा कि क्या आप लोग जो मॉनिटरिंग सेल आप लोग ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ पे, क्या डेटा आपके पास मौसूल हो रहा है और किस तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स की सर्वेलेंस की जा रही है और उसकी बेसिस पे क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं या क्या एक्शंस होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए अब्दुल्ला, हमारे पास एवरी 3 आवर्स के बाद जो है वो डेटा अपडेट हो रहा है। पानी का इनफ्लो, आउटफ्लो, अप स्ट्रीम कितना है, लो स्ट्रीम कितना है, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो मॉनिटर हो रही हैं टाइम टू टाइम। और हम मीडिया से भी शेयर कर रहे हैं वो हर 3 घंटे बाद जो भी हमारे पास जो है वो फिगर्स आ रहे हैं, जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं हमारे पास। तो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट सो फार। अभी आप सीएम साहब की भी जो कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे, उन्होंने यही चीज़ मेंशन की थी कि जी जिस तरह ये फ्लो चलता हुआ आ रहा है, स्पेशली जो इंडिया ने पानी छोड़ा है और वो चिनाब के थ्रू जिस तरह पाकिस्तान में एंटर हुआ है, जैसे पंजाब में बहुत तबाही मचाई है, तो हम वी आर वेटिंग फॉर कि ये पंचनद में जब तक नहीं आ जाता है कंप्लीट फ्लो, कैसे ट्रीमो से रवा दवा है पंचनद की तरफ। तो जो पंचनद पे जब ये पहुंचेगा, क्योंकि पंचनद जो एक दरिया है उसमें 5 दरिया मिलते हैं, रावी, सतलज, झेलम और चिनाब। और तो ये तमाम दरिया मिल के जब पानी का पूरा कंप्लीट फ्लो वहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद हम जो है एग्जैक्ट वॉल्यूम बता सकते हैं कि जी ये सिंध की तरफ, गुड्डू बैराज की तरफ कितना आएगा। तो हमारी प्रिपरेशन, हमारी जो प्रेडिक्शन थी इरिगेशन डिपार्टमेंट की, वो 7 लाख क्यूसेक की थी, लेकिन जो पीटीएमए है उनकी जो प्रेडिक्शन थी वो 1.1 मिलियन की थी। तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो सुपर फ्लड की, क्योंकि 9 लाख प्लस होता है तो सुपर फ्लड कंसिडर किया जाता है। तो हमने अपनी प्रिपरेशन जो है वो सुपर फ्लड की ही रखी है, उसकी ही तमाम तरह इंतजाम किए हैं, क्योंकि हमारे सामने 2010 का भी फ्लड था, फिर 2022 में भी जो फ्लड आया, 2020 में भी आया, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये था कि 2022 में मानसून बारिशें बहुत ज्यादा थी। इस दफा वो सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन अगेन अभी तक जो सिचुएशन है वी आर वेरी मच कंफर्टेबल कि हमने जो प्रिपरेशन की है, हमें किसी भी तरह का कोई फिक्र करने की चीजें नजर नहीं आ रही है। राइट, ऐसा ही हो। ये बस क्लियर कर दें कि सिंध के वजीर आबताशी जो है उनका ये कहना है कि सिंध में कहीं भी बंद में शगाफ नहीं डालना पड़ेगा। ये अच्छी उम्मीद हो सकती है, लेकिन अगर इफ इट कम्स टू इट कि ऐसा कुछ मेजर जो है वो टेकअप करना पड़ा, तो उसकी तैयारी है, क्योंकि अभी तो बड़ी कॉन्फिडेंस है ना कि ये होना नहीं पड़ेगा। और एक लेवल ऑफ रिवर बेड का भी मसला होता है ना, कि दरिया ऊपर बह रहे हैं या नीचे बह रहे हैं। जी नहीं हुमा, ये बात जो इरिगेशन मिनिस्टर ने कही है, मैं वही आपको बता रही थी कि 2010 में जो हमारे एम्बैंकमेंट के जो लेवल्स थे वो हमने 6 फीट उसको रेस कर दिया है, वो ऊपर आ गए। तो हम जो कह रहे हैं ना कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हम इसी बेस पे कह रहे हैं कि हमने इतनी अपने स्ट्रेंथन कर दिए अपने बैरेजेस को कि हमें अब इतना खतरा नजर नहीं आ रहा है, अनलेस कि अल्लाह न करे कि इंडिया मजीद बहुत ज्यादा फ्लो में पानी छोड़ता है या बारिशें बहुत शदीद हो जाती हैं। तो हमने अभी भी इस वक्त भी जो है वो तमाम जो बैराज है वहाँ पे मशीनरी हमारी डिप्लॉयड है, अभी भी काम चल रहा है वहाँ पे। तो इस वजह से हमें कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, when you say कि हम प्रिपेयर्ड हैं सुपर फ्लड के लिए, तो हम किस तरह से प्रिपेयर्ड हैं? जाहिर है कच्चे के इलाके में भी फसलें होती हैं, लोग होते हैं, गांव होते हैं, रिहायशी होते हैं। क्या ऑलरेडी अब पंजनद के अतराफ और आगे के एरियाज को खाली कराना शुरू कर दिया गया है? गुड्डू तक कल परसों तक पहुंच जाएगा पानी, या फिर अभी इंतजार किया जा रहा है? और जो लोग वहां से निकलेंगे उनके लिए सेटलमेंट कहाँ होगी? जी
देखिए, इवैक्यूएशन का काम हमने काफी पहले से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आपको भी पता है कि लोग बहुत रेजिस्ट करते हैं, वो नहीं निकलना चाहते अपने एरिया से। और यहाँ के स्पेशली जो कच्चे के एरियाज हैं उनकी बड़ी प्रैक्टिस है। अभी अगस्त में 5,05,000 क्यूसेक वहां से गुजर भी गया और लोगों ने इवैक्यूएशन नहीं की। उनको पता है कि कितने लेवल पे पानी आना है, कितने लेवल पे निकलना है। हमें जो कॉल्स रिसीव हो रही है हमारे मॉनिटरिंग सेल में, वो बार बार यही पूछ रहे होते हैं कि जी अब कितना पानी है, अब कितना पानी। मतलब उनकी जो अपनी जो असेसमेंट है वो उस हमारे जो वार्निंग्स होती हैं उनको भी वो इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन हमने जो सब जो प्लान किया, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम बाय फोर्स भी निकालना पड़ा लोगों को तो हम निकालेंगे। हमारे पास अभी 2-3 दिन का टाइम बाकी है। ये जो गुड्डू को हिट करेगा, ये मोस्ट प्रॉब्ली जो 6 की मॉर्निंग को शायद ये हिट करेगा। तो कहाँ लेके जाएंगे? उसके लिए क्या इंतजाम किया है? कोई रिलीफ कैंप बन गए हैं? सारे जी हमारे रिलीफ कैंप्स बन गए हैं। हमने टेंट्स भी बनाए हुए हैं। स्कूल्स की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिनमें उनके लिए इंतजाम किया, और न सिर्फ उनके रहने का, उनके खाने पीने की, उनकी अद्वियात, और जो फ्लड के बाद जो डिजीज होती है जैसे स्नेक बाइट्स हैं, डॉग बाइट्स हैं, उसकी जो वैक्सीन्स हैं, रेबीज की वैक्सीन्स हैं, वो तमाम चीजें, डॉक्टर्स, तमाम लोग ऑन ड्यूटी हैं, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम लोग जो है वो ग्राउंड पर हैं। अच्छा, हमने कहीं पे भी कोई जी राइट कुछ चीजें वैसे इसमें रिलीफ कैंप्स में हम भी सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ वी बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ जी साफ क्लीनिंग टॉयलेट्स, क्योंकि अभी हमारे पिछले घंटे में तमाम चीजें हो गई अब्दुल्ला, टॉयलेट्स एंड मॉस्किटो नेट्स एज वेल, क्योंकि वो भी बड़ा जरूरी है। मैं आपसे डेटा शेयर कर लूंगी अब्दुल्ला मैं थोड़ी देर में कि हम कौन कौन सी चीजें, पीटीएमए भी इस पे बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। और अगर कुछ लोगों की इवैक्यूएशन टाइमली नहीं हो पाती, सपोज क्योंकि लोग रेजिस्ट बहुत कर रहे हैं, बाज़ ऐसी फैमिलीज हैं कि वो नहीं निकल पाती, तो उसके लिए हमने बोट्स का भी इंतजाम किया हुआ है। उसके लिए हमारे साथ आर्मी भी हमारे साथ हमें सपोर्ट कर रही है। इट्स आल्सो गोइंग टू बी अ बिग टेस्ट फॉर अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स जो सिंध हुकूमत ने कहा है, क्लेम किया है कि हमने किया है। जैसे सखर बराज पे 14 गेट्स का बदलना, ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन है कि अब जदीद टेक्नोलॉजी भी है और बड़ी लेटेस्ट ये चीज़ हुई है, तो उनको भी विथस्टैंड वो कर पाएंगे इस सैलाब को कि नहीं, तो ये भी बहुत बड़ा एक इम्तिहान है। देखिए, हमने अपनी तरफ से 100% जो है वो प्रिपरेशन कर ली है, और हम अगेन कह रहे हैं कि अभी टिल नाउ वी आर वेरी मच कंफर्टेबल कि हमें ऐसी कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि लोगों की जानों को बचाना, सेकंड है कि लाइफ स्टॉक बचाना, और थर्ड हमारी है कि हमारे जो बैराजेस हैं हमें उनको स्ट्रेंथन करना है कि उसमें, तो ये जो 3 हमारी प्रायोरिटीज है इसमें हमने 100% काम कर लिया है। तो इसीलिए हम अगेन बार बार कह रहे हैं कि खुदा ना खासा बस बारिश अगर ज्यादा होती है और अगर 1.2-1.3 मिलियन तक चीजें जाती हैं तो थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन जो हमारी प्रेडिक्शंस है, जो हमारी एनालिसिस है हमारे एक्सपर्ट्स के जी इरिगेशन के 7 लाख क्यूसेक और पीटीएमए के हैं 1.1 क्यूसेक, अगर वो इसमें ही रहता है तो फिर किसी तरह की फिक्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तमाम लोगों की रिहेबिलिटेशन, उनका रहना, उनका खाना पीना, अद्वियात और जितनी भी जरूरी चीजें जो आपने कहा, मच्छरदानी वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह, तमाम चीजों के इंतजाम हो चुके हैं। डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हैं, तमाम अफसरान की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, और बार बार हम लोगों को जिस तरह कॉल्स आ रही हैं, जो वहाँ पे डीसीज हैं, कमिश्नर्स हैं, वो तमाम लोग हमसे कॉन्टैक्ट में हैं, क्योंकि हम भी मॉनिटरिंग सेल में दिन भर वहीं पर होते हैं, तो हमें तमाम चीजें अपडेट हो रही होती हैं। तो वी आर वेरी होपफुल कि ये इंशाल्लाह गुजर जाएगा। चलिए जी, उम्मीद आपको है, और उम्मीद तो अच्छे की ही हम सब भी रखेंगे कि खैर आफियत से गुजरे और बहुत ज़्यादा कोई भी नुकसान ना हो। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि तैयारी आप लोगों ने पूरी की हुई है, तो ये जब पानी आएगा तो सर्टनली वो भी सूरत हाल वाज़े कर देगा। थैंक यू फॉर योर टाइम तहसीन साहिबा, और हम आपसे राब्ते में रहेंगे, बिकॉज आज वो दिन है जब सिंध में पानी जो है वो दाखिल होना शुरू हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स वील कीप यू अपडेटेड, और हमारे जो नुमाइंदे हैं वो भी दे आर ऑल ओवर द प्लेस एज वेल। जो हमारे नुमाइंदे जगह जगह जिनसे हम पिछले 2-4 हफ्तों से बातें कर रहे हैं, इनफैक्ट 2 महीनों से जब से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, वी डिपेंड ऑन देम अ लॉट। बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आंखों देखा, जो आई विटनेसेस होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू हमें पहुंचती है, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट फॉर सिंध एज वेल। तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली। हमारे साथ हैं जी, अभी थोड़ी देर में लेंगे हम यासिर फारूकी को लेंगे सक्खर से, और
साथ ही DGPDM पंजाब से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी वुड लाइक टू गेट लेटेस्ट फ्रॉम हिम। इरफान अली काटिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया इरफान साहब, हम देख रहे हैं आप मीडिया को भी बाखबर रखते हैं, आपकी टीम, आप लोग बड़े मुतहर्रिक अंदाज में काम कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग काम है। एज़ वी स्पीक क्या सूरत हाल है, पर्टिकुलरली जो ताज़ा रेला आ रहा है या मुल्तान के अतराफ़ में हेड मोहम्मद वाला के ब्रीचमेंट की हम काफ़ी दिन से बात सुन रहे हैं और ये भी सामने आया कि शायद उसमें अब देर हो गई है क्योंकि मुल्तान गिरदो नवाह में बहुत ज़्यादा एरिया अब मुतासर होना शुरू हो गया है और रावी का पानी भी नहीं मिल रहा। नईम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल इस वक्त जो क्रिटिकल टाइम है वो मुल्तान शहर के लिए और ज़िले के लिए है और इसकी मेन वजह यही है कि जनाब का जो मेन पानी का रेला है वो इस वक्त हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर अपनी पीक अटेन करते हुए मुल्तान की तरफ बढ़ चुका हुआ है। और अभी पीछे भी आपके इल्म में है कि चनाब में अब तकरीबन 6.25 लाख क्यूसेक्स कल दोबारा आया और यही पानी अब आगे हेड कादराबाद से डाउन स्ट्रीम नीचे चनियोट और फिर रिमू की तरफ बढ़ रहा है और अल्टीमेटली इसने मुल्तान जाना है। मुल्तान के लिए एक दूसरा बड़ा चैलेंज ये भी है कि मुल्तान पे आके जो रावी का पानी है उसमें भी चनाब के पानी के साथ मिलना है और फिर ये हेड मोहम्मद वाला के लिए अब हमें ये पता लगा था इरफान साहब कि रावी का पानी चनाब में मिल नहीं रहा और वो जिस तरह आम जबान में कहते हैं ना बैक मार रहा है। जी बिल्कुल, बैक वाटर इफेक्ट है इस वक्त और उसकी वजह यही है कि चनाब का जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा इस वक्त उसमें फ्लोज भी ज्यादा हैं और वो पानी आगे नहीं जा पा रहा और इसी वजह से जो साहब ये अनयूजुअल फिनोमेना है या फिर ये एक्सपेक्टेड एक चीज होती है जब बहुत ज्यादा सैलाबी सूरत हाल हो? पीडीएम में तो ये अनयूजुअल तो ऐसा नहीं है कि ये इसमें बैक वाटर इफेक्ट एक टर्म है जो पहले भी ये इस तरह की सिचुएशन बनती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये बहुत ज्यादा मुश्किल हालात पैदा कर रही है खानेवाल और टोबा टेक सिंह के अजला के लिए। अच्छा, गुजरात में हमने देखा कि बहुत बारिश हुई है। एक तो आपके पास कोई फिगर्स हैं कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि एक तरफ सैलाबी सूरत हाल, फिर बरसाती नाले जो हैं वो बारिश की वजह से बिफर जाते हैं जिससे डबल इफेक्ट होता है, मतलब डबल डिजास्टर ही हम कह सकते हैं। सो व्हाट आर योर रीडिंग सेइंग अबाउट गुजरात में जो रेनफॉल हुई है? गुजरात में ये अनप्रेसिडेंटेड स्पेल सिर्फ इस दफा नहीं, आप देखें कि इस पूरे सीजन में 9 स्पेल में सबसे ज्यादा जो वर्स्ट हिट हमारे अजला रहे ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट थी और इसमें गुजरात वाज वन ऑफ दी सबसे ज्यादा जिसने रिसीव की और अलॉन्ग विद सियालकोट एंड नारोवाल। तो अभी भी इसमें बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं जिससे रिलीफ और रेस्क्यू की एक्टिविटीज जो हैं वो उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन अगला जो 24 घंटा है वो हमारे लिए मुल्तान में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि शेरशाह ब्रिज पे ऑलरेडी हमारी जो क्रिटिकल गेज है वो अचीव हो चुकी हुई है और हेड मोहम्मद वाला की जो सिचुएशन है उस पे तमाम एक्सपर्ट्स एंड जो गुजरात में कितनी बारिश हुई है, कोई फिगर है आपके पास? क्योंकि हमारे पास जो फिगर्स आ रहे हैं हम जरा आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं। गुजरात की एग्जैक्ट, क्योंकि ये कंटिन्यूस था, मैं एग्जैक्ट इस वक्त आपसे, क्योंकि आप देखें पिछले 1-2 हफ्तों में 4 बड़े स्पेल्स हैं और हर स्पेल में 200-300 मिलीमीटर बारिश गुजरात, यानी अनप्रेसिडेंटेड ही बारिश है, अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा, ये भी काटिया साहब बताइएगा, अगले 24 घंटे आपने मुल्तान के हवाले से कहा है कि जरा क्रिटिकल है, वैसे फोरकास्ट क्या कह रहे हैं? ये बारिशें कब तक चलेंगी और जो हार्ड हिट एरियाज हैं उनमें क्या मजीद बारिश की फोरकास्ट भी है अभी? जी, अब ये जो 9 स्पेल है ये आज से सबसाइड कर रहा है और अब इसकी इंटेंसिटी वो नहीं है जो पहले थी, लेकिन बहरहाल 10 सितंबर तक बारिशें हैं पंजाब में और ख़ास तौर पे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब में बारिशें मजीद होंगी। जी अच्छा, हमने कोई रकबे का अंदाज़ा लगाया क्योंकि हमारा फसलों का जानी नुकसान तो हुआ ही है, इसका कोई इजाला नहीं हो सकता, हमारा माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारी चावल की फसल ज़ाहिर है तैयार खड़ी थी, आगे मार्केट में नहीं आएगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, फिर दीगर गन्ने की फसल है, कपास की फसल है, ये फिगर्स भी साथ साथ हम अपडेट कर रहे हैं अपने सर्वेज तो स्टार्ट हैं, लेकिन रफली मैं आपको यही बता सकता हूं कि बाय नाउ तीनों दरियाओं पे जो फ्लड प्लेन और आउट ऑफ द फ्लड प्लेन जो टोटल एरिया इनंडेट हो चुका है वो तकरीबन 13 लाख एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है जो इस वक्त अंडर वाटर है और जिसकी कॉम्पनसेशन के लिए अभी चीफ मिनिस्टर और हमें अपनी तारीख में 13 लाख एकड़ अगर पानी रकबा ज़ेरे आब आ गया है तो इसकी हमें कोई मिसाल मिलती है? बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि इसकी वजह यही है कि इतने मैसिव ब्रीच
स्विच हमें करने पड़े और जिसकी वजह से हमने पानी को सेफ पैसेज दिया, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा देहात, अब देखें इस वक्त तकरीबन 4000 विलेजेस पंजाब के वो इनंडेट हो चुके हुए हैं और अभी भी खुदा न खास्ता इस नंबर के बढ़ने की वो तवक्को है। उसकी वजह यही है कि अभी पानी ने 3 से 4 अजला में मजीद पंजाब के उससे दोबारा ये अभी गुजरना है, तो इसकी वजह से ये नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। काजिया साहब, हम वापस मुल्तान पे आ जाते हैं क्योंकि इस वक्त प्रेजेंटली जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो मुल्तान की ही हमें लग रही है और आप भी बता रहे हैं। आपको लगता है कि कोई ज़रूरत पड़ जाएगी कि कोई बंद तोड़ना पड़े टू डाइवर्ट द वाटर, कुछ इस किस्म की सोच भी है या फिर वहाँ हम नहीं पहुँचे? देखें, ये आपने इस दफा सारे हैंडलिंग को इसमें एक मेजर अप्रोच जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है वो आपने देखा कि एक तो सबसे पहले हमारा इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने क्लियर तमाम, वो बेशक इरीगेशन डिपार्टमेंट हो, एक्सपर्ट्स कमेटीज हों, उनको कि जहाँ पे भी आपको लगे कि पानी खुद अपना रास्ता इख्तियार करते हुए अर्बन सेंटर्स की तरफ जा सकता है तो आपने फौरन क्रिटिकल गेजेस अचीव होने के बाद आपने फैसले करने हैं और वो फैसले बर वक्त हुए। अभी भी लेकिन ये भी है कि हम आखिरी रिस्टेंट आखिरी हद तक जाते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर मतलब ये ब्रीच होता है तो इसे इनंडेशन होनी है, लोगों ने इफेक्ट होना है, तो अपना जो आखिरी टेक्निकल ओपिनियन के मुताबिक आखिरी हद तक जाने के बाद फिर इसको ब्रीच किया जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें खुदा ना खास्ता शायद इस तरह का कोई मुल्तान में अच्छा, एक राय ये भी सामने आया, हमारे नुमाइंदे थे हमारे साथ और वो कह रहे थे कि वहाँ पे लोगों का ये मानना है कि अगर 2 दिन पहले हेड मोहम्मद वाला पे ब्रीच होता तो शायद नुकसान कम होता। इसको इस वजह से इस तनाजुर में देखना होगा कि हर जगह पे बाकायदा टेक्निकल और मॉडल स्टडीज के बाद एक वहाँ पे गेजेस लगी हुई हैं और उनको क्रिटिकल गेजेस, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। अगर वो पॉइंट अचीव ही ना हो तो आप वहाँ पे ब्रीच करें तो वो भी एक टेक्निकली भी और मॉरली भी वो उसकी कोई गुंजाइश बनती नहीं है। खास तौर पर टेक्निकली ऑन टेक्निकल ग्राउंड जब तक आपको क्रिटिकल गेज अचीव नहीं होगी, मीनिंग देयर बाय कि ना आपके स्ट्रक्चर को कोई खतरा और वो पानी पास हो सकता है। और आपने देखा कि हमने खानकी के मुकाम पर आपने देखा कि 1955 के बाद 10.5 लाख क्यूसेक का ये रिला आया और उस रात क्रिटिकल डिसीजन हो सकता था लेकिन उसको रेस्ट्रेंट किया गया और अल्लाह ने ना सिर्फ वो ओवरऑल स्ट्रक्चर्स बचाए, पानी सेफली गुजर गया। और ये मराला के लिए भी हुआ कि 26 की रात को मराला पे भी एमिनेशन डिप्लॉय हो चुका था और किसी भी वक्त किसी लम्हे फैसला किया जा सकता था, लेकिन एक्सपर्ट्स क्योंकि मौके पे मौजूद थे और उनको ये लगता था कि हमें थोड़ा रिस्ट्रेन करना चाहिए और रिस्ट्रेन हुआ तो पानी ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू हुआ। ठीक, जाहिर है एक्सपर्ट्स का काम एक्सपर्ट्स पे छोड़ना चाहिए। अच्छा इरफान साहब, ये हम कुछ विजुअल्स भी चला रहे हैं जियो पे अपने देखने वालों के लिए जिसमें रेलवे ब्रिजेस तक पानी पहुंचा हुआ है। सो रेलवे ब्रिजेस, रेलवे का निज़ाम, ये कम्युनिकेशन भी किसी मकाम से इत्तला है कि नुकसान पहुंचा हो, मुतासिर हुआ हो? के इलम नहीं होगा कि जंग में रिवाज रेलवे ब्रिज को ब्रीच किया गया। अभी ये शेरशाह ब्रिज भी इसी तरह रेलवे का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है पंजाब में वो असरअंदाज हुआ और मुतासिर हुआ इन तमाम रेलों के बाइस। अच्छा, एक चूंकि आप डिजास्टर मैनेजमेंट को डील कर रहे हैं और जाहिर है बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑलरेडी WHO ने हमें वार्न कर दिया है कि अगर हमने इस मौके पे इंटरवीन ना किया डिजीज़ कंट्रोल के लिए या मच्छर की अफजाइश ना हो तो हमारा हेल्थ सिस्टम खुदा न खास्ता कोलैप्स ना कर जाए, तो हम उस पर भी तवज्जो दे रहे हैं। साथ साथ मिनिस्टर पंजाब ने बड़ा क्लियरली ये कहा है, हम हर जगह पे फ्यूमिगेशन को इंश्योर कर रहे हैं, हम जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स और मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स हैं उनको तमाम रिलीफ कैंप्स में और मुतासरा एरियाज में ये इंश्योर कर रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिया है क्योंकि अब वाटर बॉर्न डिजीजेज और ख़ास तौर पे मलेरिया और ये जो मच्छर मक्खी वाला है प्रॉब्लम, ये ज़रूर क्रॉप अप हो सकता है और इसके लिए टाइमली मेजर्स में वाटर प्यूरिफाइंग टैबलेट्स जो होती हैं, पिल्स, वो भी ऐड कर लें, शामिल कर लें, क्योंकि जिन डॉक्टर से हमारी बात हो रही है एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अगर हो तो बहुत सी डिजीजेस जो हैं, कितने ही लोगों को बोतलों में पानी बचाया जा सकता है, बहुत बीमारियां जो हैं वो से दूर रहा जा सकता है। बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट की तरफ कहा और हमारे पास इस वक्त एक्वा टैब्स की एक सफिशिएंट मिकदार पूरे पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है और सेंट्रल स्टोर्स में भी, और हम इनको रिकूप कर रहे हैं। जी ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया काटिया साहब, आप बहुत बिजी हैं और आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी भी आपने ली। जितना कुछ हो सकता है और जितने हमारे नुमाइंदे भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं जिनसे हमारी बात हुई है,
all things are being done to contain अच्छा, एक बात ये कि 13 लाख एकड़ अराजी पंजाब में इस वक्त ज़ेरे आब है एंड इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। हमने काटिया साहब से पूछा कि तारीख में इसकी कोई मिसाल मौजूद है, उन्होंने कहा नहीं, इतना रकबा पंजाब में कभी ज़ेरे आब नहीं आया। सो आप सोचिए कि अभी तो इसमें पानी है, इसके बाद जो फूड सिक्योरिटी के इशूज सामने आने हैं वो अलग है। ये वो बातें हैं ना जिसके लिए तैयार रहे, बिकॉज ये हमारे सामने एक रियलिटी है जो हमें हम अपने शहरों में बैठे हैं और हमें लगता है कि फ्लड हमें मुतासर नहीं कर रहा। जब चावल की फसल नहीं उगेगी तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी, तो फिर एक्सपोर्टर मुतासर होगा। सब्जियां बेसिक चीज जो है सिस्टम है जो चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो वी ऑल नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसके बाद वो एक इन्फ्लेशन, वो एक प्राइस हाइक जो स्पाइक कर जाती है, ऐसी चीज डिजास्टर्स के बाद जितना बड़ा ये तबाही और नुकसान है, हुकूमत कोई भी हो नहीं पूरा कर सकती। हम वी ऑल नीड टू स्टेप अप एंड कंट्रीब्यूट एज वेल। ओके, टेक दैट ऑल इन। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी। और वो भी खबर आ गई ना पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली से मुताल्लिक, उनके खिलाफ जो केस चल रहा था वो ड्रॉप कर दिया गया है। बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जरा ट्राई सीरीज की हम इसलिए बात कर लें बिकॉज इट इज ऑन गोइंग। और हमारा आज है जी मुत्तहिदा अरब अमारात का अपना चौथा मैच खेलेगी और इब्तिदाई 2 मैचेस हमने जीते, लेकिन तीसरा मैच हम अफगानिस्तान से जरा हार गए, 18 रन से हार गए और जरा थोड़ा बहुत नहीं होता, बस हार गए हैं और अच्छा नहीं लगा। और ऐसा लग रहा था कि हम उनके स्पिनर्स के आगे लिटरली बेबस हैं, ऐसा लग रहा था। चाहते हम ये थे कि ये ट्राई सीरीज जो है ना, ये यूएई और अफगानिस्तान के अगेंस्ट है और हम जीत लें और क्लीन स्वीप कर जाए और हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो। एंड रिलेटिवली हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब यूएई की टीम से तो हम तो क्या मुकाबला कर सकते हैं, हम बहुत आगे होने चाहिए। एंड सो फार वी हैव बीन डूइंग गुड, बट अफगानिस्तान इज अ टफ टीम और वो क्लीन स्वीप वाला मामला तो खत्म ही हो गया बिकॉज वी लॉस्ट। आज है यूएई वर्सेस पाकिस्तान, बट हमारे लिए पिछले मैच के बाद क्या लर्निंग्स हैं, क्या होना चाहिए, मतलब हम क्यों इतने बेबस दिखाई दे रहे थे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर एक इंट्रोस्पेक्शन होती है भट्टी साहब, जब भी कोई इस तरह का मामला हो। अफगानिस्तान से हमने मैच जीता, यूएई से जीता और उसके बाद हम अफगानिस्तान से मैच हार गए, 18 रन से हारे और ऐसा लग रहा था 170 जैसा हदफ पहाड़ बन गया है हमारे लिए। क्या सोच विचार चल रही है टीम के अंदर, क्या खबरें पहुंच रही हैं आप तक? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला रुमा। देखिए खबरें तो यही हैं कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो उसने रिविजिट की है और यही कोशिश कर रहे हैं कि लड़कों को थोड़ा सा नॉर्मल करें, क्योंकि अफगानिस्तान से हारने के बाद अब मुमकिना तौर पर इतवार को फिर इस ट्रायंगुलर टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। लेकिन जो असल इम्तहान है पाकिस्तान का, 9 तारीख से 9 सितंबर से एशिया कप शुरू होना है और 14 को जो पाकिस्तान और इंडिया का जो एक बड़ा मैच है, ये बेसिकली उसकी प्रिपरेशंस हैं एशिया कप की। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बैटिंग को थोड़ा सा रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि बैटिंग ने काफी लेट डाउन किया। फखर जमान बहुत अरसे से उन पर एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है, उस दिन वो सेट होकर 25 रन करके आउट हो गए। 7वीं बॉल पर जब साइम अयूब 0 पर आउट हुए, मैच की पाकिस्तान की इनिंग्स की 7वीं बॉल थी, उसके बाद बिल्कुल आपने सही कहा कि अफगानिस्तान के चारों स्पिनर्स ने पाकिस्तान को बेबस कर दिया। हालांकि ऊपर से 2 विकेटें फजले हक फारूकी ने हासिल की, लेकिन अफगानिस्तान ने बेहतर प्लानिंग के साथ क्रेडिट देना पड़ेगा अफगानिस्तान को कि वो पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच 39 रन से हारे थे। लेकिन उसके बाद आप देखें टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग की, 170 रन बनाए। फिर पाकिस्तान को अगर हारिस रऊफ नीचे जाके 33 रन ना बनाते तो शायद ये 18 रन का मार्जिन बड़ा मार्जिन होता। भट्टी साहब यही तो कंसर्निंग बात है कि लिटरली बात यहाँ तक पहुँच गई पिछले मैच को देखा जाए कि हारिस बैटिंग कर रहे थे और उनकी बैटिंग बैटर से ज्यादा बेहतर साबित हुई। मतलब कुछ तो स्कोर बना बीच में। हमारे बैटर्स क्या कर रहे हैं, मतलब हमें लगता था कि हमारी बॉलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं रही, जितने बड़े बड़े हमारे पास नाम है, अब बैटिंग बिल्कुल हमें फ्लैट नजर आ रही है। हमें तो लगता है कि हर एवेन्यू में ही बहुत काम करने की जरूरत है। जी हम खासतौर पर बैटिंग का शोबा ऐसा शोबा है जिसमें बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि माजी में भी अगर हमें प्रॉब्लम रहा है जब रिजवान और बाबर थे
तो बैटिंग का ही शोभा था। हम स्ट्राइक रेट की बात करते थे कि ओवर बहुत ज्यादा जाया कर देते हैं, लेकिन ये नए लड़के हैं। देखें, ये टीम जीत भी रही है, लेकिन इन नए लड़कों को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, ताकि ये एकदम से जब हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म शुरू हो जाती है, लड़कों के ऊपर हम तनकीद करते हैं, तो उसके बाद ये लड़के काफी प्रेशर में होते हैं। मेरा तो देखें, मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में अब्दुल्ला रुमा ये बात कह चुका हूँ कि एशिया कप तक तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ करे ना करे, इन लड़कों को कहे भाई आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पढ़ेंगे तो ट्रोलिंग तो वहां होती है। और अफगानिस्तान के मैच के बाद आप देखें सोशल मीडिया पे जो रिमार्क्स लोगों ने दिए, माजी में हुआ है। मैं एक बार पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 2005 में इंडिया में जब हम गए तो इंजमाम उल हक, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, इंजमाम उल हक ने पाकिस्तान टीम के जो कमरे थे उनसे न्यूज चैनल्स बंद कर दिए कि इंडियन न्यूज चैनल्स आपने नहीं देखने। तो अगर पाकिस्तान की टीम थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहे, क्रिकेट पे फोकस करे, मेरे ख्याल में ये टॉप ऑर्डर हमने देखा है जब नहीं चलता तो फिर हमारा मिडिल ऑर्डर भी नहीं चलता। ये भी तो सोचने की बात है ना। मतलब अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला, चले जी नहीं चला, फिर हमारे मिडिल ऑर्डर में कोई चल जाए। मतलब अगर टॉप ऑर्डर ना चले और मिडिल ऑर्डर भी ना चले तो फिर सवाल तो किया जाएगा ना भट्टी साहब। मतलब लिटरली भट्टी साहब सॉरी, लगता है कि 20 ओवर्स खेलना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाता है। टाइम ज्यादा हो जाता है और यू राइट कि हम पहले 2 मैच जीते भी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 20 ओवर की क्रिकेट भी वो मारधाड़ वाली क्रिकेट तो है, लेकिन कई बार जब आपकी ऊपर से विकेटें गिर जाती हैं तो बीच में कोई ऐसा बैट्समैन हमें चाहिए जो इनिंग्स को बिल्ड करे। देखिए हसन नवाज नहीं, तो फिर वो बीच में जो चाहिए वाली बात है, उससे नेचुरल अगला सवाल आता है, तो फिर क्या अगले एशिया कप के लिए कोई स्क्वाड में कोई एक चेंज हो सकता है? कोई सजेशन? फिलहाल तो टीम मैनेजमेंट इस बारे में नहीं सोच रही, यही सोच रही है कि इन्हीं 16 प्लेयर्स के साथ एशिया कप भी खत्म करना है। लेकिन अगर फ्यूचर में कहीं सोचो विचार किया जाए तो मेरे ख्याल में सऊद शकील एक ऐसा मुझे नाम नजर आ रहा है जो 5वें 6ठे नंबर पर भी खेलते हैं। अगर आप पीएसएल देख लें, पीएसएल में वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर रहे थे, और सऊद शकील ऐसे बैट्समैन हैं जो बीच में जाकर अगर इस किस्म की सिचुएशन हो, क्योंकि हम देखिए पिछले मैच में अब्दुल्ला हम 8 बैट्समैनों के साथ खेले फिर भी हार गए, हमने 5-6 ऑलराउंडर खिलाए फिर भी हम हार गए। तो मेरे ख्याल में एक हमें मुस्तनद बैट्समैन चाहिए मिडिल ऑर्डर में जो इस किस्म की सिचुएशन हो, जिस तरह हमने 2 दिन पहले देखी। बात तो सारी वही हुई भट्टी साहब कि वो कौन हो सकता है। लेकिन कमिंग बैक टू दिस टूर्नामेंट, मतलब हमें अब ये टूर्नामेंट जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज नॉट ऑब्वियसली एक हमारी रेपुटेशन और एक नाम, लेकिन हर मैच लूज होने से, टूर्नामेंट लूज होने से, अल्लाह ना करे वैसे, हमारी रैंकिंग नीचे जाती है। फिर हमारे आगे बड़े ओलंपिक्स को देख लें, क्या चांस हमारा बनता है कि वील बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट? देखें ओलंपिक्स में तो चांसेस पाकिस्तान के वैसे भी कम हैं, लेकिन जिस तरह हम अपनी रैंकिंग्स को वनडे में, T20 में लूज कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज ये लोअर टियर की टीमें हैं। बिल्कुल खुदा न खास्ता जो अगला वर्ल्ड कप होना है, जिसकी शायद मई 2026 डेडलाइन है कि वहां हमने टॉप 8 में फिनिश करना है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अगर इसी पेस के साथ हारता रहे तो हमें फिर कहीं वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाए। लिहाजा हमें अभी से अपनी प्लानिंग को देखना पड़ेगा। वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड और ओलंपिक्स में चांसेस वैसे ही कम होना, आप कैसी डिप्रेसिंग बातें कर रहे हैं? दूसरी बात नहीं डिप्रेसिंग है, दिस इज द रियलिटी। अब्दुल्ला वेस्ट इंडीज 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वनडे क्रिकेट में, और एक उन्होंने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था लास्ट ईयर, वो 2023 के वर्ल्ड कप में नहीं थे। तो ये टॉप 8 टीमें फिनिश करेंगे। उधर आप देखें साउथ अफ्रीका मुसलसल ऊपर जा रहा है। यही तो मसला है, यही तो हमें डर है कि पाकिस्तान का भी यही हाल ना हो, एंड हेंस वी आर आस्किंग ऑल दीस क्वेश्चंस। और आपका ये कहना कि कुछ टीमों का आपने जिक्र किया कि टॉप टियर की टीमें नहीं है, थैंक यू। मतलब हमें भी अपना हम्बल होना चाहिए, बिकॉज हम कौन से बड़े कोई टॉप टियर की टीम रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। और यू नो इट द लास्ट मैच हम इसको इग्नोर करते हैं, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, सो हम विन और लर्न वाले उस पे हम चल रहे हैं, तो आओ लर्न कर लेते हैं। विन तो किया नहीं, करेंगे आज का तो करेंगे ही होपफुली, और आगे भी करेंगे सो इंशाल्लाह। ओके, ब्रेक ले रहे हैं।
अच्छा, इन सारे फ्लड्स में एक और जो नुकसान हमें देखने को आ रहा है ना, वो है गाड़ियाँ। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, SUVs, 4 व्हील ड्राइव पानी के अंदर बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। दे ऑब्वियसली कुड नॉट रेजिस्ट दैट। पानी में लोगों ने ट्राई किया कि हम ले जाएंगे, कुछ लोगों ने बेचारों ने ट्राई भी नहीं किया, उन्होंने पार करके रखी हुई, लेकिन पानी इतना आ गया कि गाड़ियां जो हैं वो पानी से भर गई। मतलब कि वर्कशॉप्स अगर इस वक्त अगर देखें ना पंजाब में, एटलीस्ट अब्दुल्ला, वर्कशॉप्स गाड़ियों से भरी हुई हैं। इंजन बंद हो चुके हैं, ब्रेकें काम नहीं कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो गए हैं, मतलब यू नेम इट। और पता नहीं ठीक नहीं होगी कि नहीं होगी। कराची में जो एक्सपेल आया था बारिश का, उसमें भी बहुत से लोगों की गाड़ियां मुतासिर हुई थी। फिर इस्लामाबाद पिंडी से भी विजुअल्स हैं, उसमें भी लोगों की गाड़ियां मुतासिर हुई। तो गाड़ियां तो मुतासिर होती ही हैं। अच्छा जी, अब इसमें किस तरह से इससे बचा जा सकता है, या फिर मतलब इंश्योरेंस वगैरह के मामले में कितनी सपोर्ट मिलती है नेचुरल डिजास्टर के केस में, वो भी देखने वाली बात है। सुनील सरफराज मंच, ऑटो एक्सपर्ट, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील साहब, पाकिस्तान में दस्तयाब आम गाड़ियाँ, छोटी से छोटी भी, अब गाड़ी जो है वो 45-40 लाख से कम नहीं आती। हाँ। अब यही गाड़ियां जो बहुत बड़ी तादाद में आम लोगों के पास हैं और बड़े शहरों में बारिशों के बाद पानी और सड़कों की खराबी के नतीजे में नहीं बचती और ठीक ठाक नुकसान पहुंचता है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं बड़ी गाड़ियों को, SUVs टाइप को अगर रिपेयर होना हो तो किसी भी इंसान के। So ये हमारी गाड़ियों की क्वालिटी का मसला है या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही मसला है? अच्छा, जो भी आपने बात की सवाल में कि हमारे यहाँ पे बारिशें होती हैं और उसके बाद पानी खड़ा हो जाता है, तो क्लियरली जो गलती है वो गाड़ियों में नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है। अब गाड़ियाँ कोई भी हो दुनिया में, सवाए जब चाइना में अब बन रही हैं फ्लोटिंग कार्स या ऐसी गाड़ियाँ जो कि जंपिंग्स हैं, वरना जनरली गाड़ियाँ जो है वो रोड पे चलने के लिए बनती हैं। और अभी आपने रिसेंटली बारिशों में देखा होगा, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अभी हमारे साइम वाले मुंबई में भी थे, देखा हमने कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई। इस तरह ग्लोबली भी कई दफ़ा हो रहा है, दुबई में हुई थी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिश। सो जब एक सर्टन लेवल से ऊपर बारिश आ जाती है तो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाता है। पाकिस्तान बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, येस हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में पानी खड़ा होता है तो हमारे यहाँ होना कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। बट इसको हम कहीं इस तरह पे गाड़ियों की जो है गलती नहीं कह सकते। ये ऐसा है कि जब आप एक सर्टन पानी से ऊपर गाड़ी को लेकर जाएंगे तो गाड़ी पानी में चलने के लिए नहीं बनी हुई, और अब नॉर्मल सिचुएशन में जब गाड़ी चलेगी तो वो ख़राब भी होंगी, उसमें करोड़ों का बिल बने या लाखों का बिल बने। मेरा नहीं ख्याल उसमें कंपनी की कोई गलती है, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो आप कह सकते हैं फॉल्ट है। अच्छा, ये भी बता कि गाड़ी ख़राब हो जाना बर्दाश्त कर लिया जाए, लेकिन उसके बाद फिर उसको ठीक कराने के लिए या तो फिर गली मोहल्ले वाले मैकेनिक जो होते हैं आपके करीबी, वहाँ आप दे देते हैं गाड़ी, या फिर कंपनियाँ खुद उनको ठीक करती हैं। अब कंपनियों वाला ऑप्शन जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। स्पेयर पार्ट्स की कीमतें जो हैं वो भी आसमानों को पहुंच गई हैं, और कारसाज कंपनियां एट टाइम्स, सुनील साहब हमें बताइएगा, वो ये कहती तो हैं कि सारे पुर्जे जो हैं सारा कुछ यहीं पाकिस्तान में ही तैयार होता है, ये दावा करते हैं। तो फिर मेंटेनेंस पार्ट्स वगैरह इतने महंगे क्यों होते हैं इफ दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान? तो ये मतलब ये अनफेयर ना हुआ सारिफ के साथ? अच्छा, उसकी भी दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब लोग गाड़ी पानी में जाती है तो सबसे पहले लोगों का क्लेम आता है कि जी हमारे कंपनी ने हमें वारंटी क्लेम नहीं दिया। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, जब भी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आएगी तो इसमें कोई भी चीज़ वारंटी में शामिल नहीं होती है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन जो है उसके अंदर पानी चला गया एयर इनटेक से और इंजन ख़त्म हो गया, जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है, तो इट्स नॉट कवर्ड अंडर वारंटी। अब आपका सवाल कि उसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ख़ास तौर पर जो नई आने वाली कंपनी है उनके पार्ट्स ज़्यादा महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू जो पुरानी कंपनी है, बिकॉज पुरानी कंपनियों में लोकलाइजेशन ज़्यादा है, नई कंपनियों में लोकलाइजेशन कम है। और अगर आप देखें वो पार्ट जो रिपेयर है एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार, येस नई गाड़ियों में परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया कि जिस गाड़ी की लोकलाइजेशन ज़्यादा होगी उसके पार्ट्स जो हैं आपको सस्ते मिलेंगे, जिसकी लोकलाइजेशन नहीं होगी उसके महंगे मिलेंगे। सारिफ के साथ ज़्यादती ज़रूर है, बट इस केस में अगेन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आप इंश्योरेंस भी कराएं तो एक टर्म यूज़ करते हैं वो एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड वाले केस में आपको काफ़ी इंश्योरेंस जो है वो कवर नहीं करती, जिसमें जलजिला आ गया, सैलाब आ गया, इस तरह की कोई भी आफत आती है तो वो भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं करता। तो कंपनी जो है उनके लिए भी एक लिमिटेड वो है। बस येस आई एग्री इन योर विद योर क्वेश्चन के पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बट जिनके अंदर लोकलाइजेशन है वो पार्ट सस्ते हैं, जिनमें नहीं है वो महंगे हैं। सो देयर इज़ अ केस फॉर लोकलाइजेशन। और अगर सवाल अगर मैं सही समझ सकूँ तो उसमें ये कहा गया था कि लोकलाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं, तो यही लोकलाइजेशन का फ़ायदा है कि जो पार्ट लोकलाइज है वो सस्ता है, जो नहीं है वो महंगा है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील मंच साहब। और गॉड में तो खैर बात ही फिर खत्म हो गई, क्योंकि वो बैठ जाए फिर कुछ भी, घर भी चला जाए, गाड़ी भी चला जाए, मत चली जाए, तो ये एक्ट ऑफ गॉड ही चल रहा है ना इस वक्त, क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, that is all the time we have today and we're going to see you tomorrow inshallah 9 AM.